स्वागत है दोस्तों। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में काव्यशास्त्र से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें प्लेटो के काव्य सिद्धांत की बहुत चर्चा रहती है और प्रश्न पूछे भी जाते हैं। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में भी बराबर प्लेटो के काव्य सिद्धांत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले प्लेटो के बारे में और उनके जिस दौर में वो रचनारत थे, उनके विचार प्रकाशित हो रहे थे, उस समय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहला तथ्य है कि प्लेटो का जो जीवन काल है वो 427 से 347 ईसा पूर्व रहा है। इसे आपको ध्यान रखना है, 427 से 347 ईसा पूर्व उनका जीवन काल रहा है। इनका जन्म एथेंस में एक कुलीन परिवार में हुआ। इनके जीवन काल के दौरान एथेंस युद्ध में पराजित होकर बड़ी बुरी स्थिति से गुजर रहा था। ऐसी अवस्था में वहाँ मानवीय मूल्यों का पतन और नैतिकताओं की हत्या हो रही थी। वहाँ स्वार्थपरता, अवसरवादिता, धोखाधड़ी आदि चारों ओर फैली हुई थी। दास प्रथा की भयंकर चलन के कारण मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। एक तरह से जिस दौर में प्लेटो बड़े हो रहे थे, युवा हो रहे थे, उस दौर का जो एथेंस था वो बहुत ही उथल पुथल से भरा हुआ था। आगे देखते हैं, ऐसे समय में युवा प्लेटो को गुरु के रूप में सुकरात से साक्षात्कार होता है और वहीं से प्लेटो के विचारों में पतित समाज को सुधारने के लिए आदर्शवाद का विचार प्रकट होने लगता है। यानी जहाँ आदर्श खत्म हो रहे हों, नैतिकताएं खत्म हो रही हों, मानवीय मूल्य खत्म हो रहे हों, तब ऐसे दौर में प्लेटो अपने आदर्शवादी सिद्धांतों की स्थापना करना चाहते हैं और वे अपने विचारों का प्रसार करते हैं। प्लेटो अपने विचारों में प्रत्ययवादी अर्थात आदर्शवादी या आइडियलिस्ट थे। अब आपको ध्यान रखना है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्रत्ययवादी विचारधारा या विचार प्लेटो का था। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में पूछा गया है। और इस प्रत्ययवाद का अर्थ क्या होता है? आदर्शवाद या आइडियलिस्ट होना, वो प्रत्ययवादी कहे जाते हैं। काव्य कला का विवेचन उनका विषय नहीं रहा है, यानी वो काव्य कलाओं का विवेचन विश्लेषण नहीं करते थे, क्योंकि वे काव्य और कलाओं को उपयोगितावादी दृष्टि से देखते थे। यानी अगर उनका उपयोग है मनुष्य के आदर्शवादी समाज को, आदर्शवादी राज्य को बनाए रखने में, अगर कविता या कला कोई उपयोगिता रखती है तभी वह उपयोगी वे मानते थे उसे। ये आपको ध्यान रखना है कि काव्य कलाओं के लिए उनकी दृष्टि उपयोगितावादी थी। जिन अनैतिकताओं, अवसरवादिता आदि का सामना उन्होंने अपनी युवावस्था में किया और झेला, उसके विरुद्ध वह एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं जहां शिक्षा और काव्य कलाएं आदर्श राज्य के नागरिकों के लिए उपयोगी हों। आदर्श राज्य की स्थापना की बात अपने काव्य सिद्धांतों में कौन करता है? प्लेटो करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो की है और वे मानते हैं कि जहाँ शिक्षा और काव्य कलाएं आदर्श राज्य के जो नागरिक हैं उनके लिए उपयोगी हैं, तभी उनका कोई महत्व है। काव्य के संबंध में उनकी मान्यता है कि वह अनुकरण यानी नकल है। वे मानते हैं कि सारी वस्तुएं ईश्वर की सत्ता में व्याप्त विचारों की नकल हैं, अर्थात ईश्वरीय या पवित्र विचार की नकल। संसार की सभी वस्तुएं और संसार की सभी बाह्य वस्तुओं, भावों आदि की नकल काव्य कलाएं या काव्य हैं। ध्यान से देखिएगा इसको कि ईश्वर की सत्ता में कोई, यानी ईश्वर के विचार में कोई वस्तु है। दूसरा स्टेज उसका जो होता है वह संसार में उसकी कल्पना होती है, यानी जो कवि के मस्तिष्क में उसकी कल्पना होती है। और तीसरा स्तर होता है उसका बाह्य रूप, जिस रूप में वह प्रकट होती है। अर्थात जैसे कोई कुर्सी है, मेज है या कोई वस्तु है, वह ईश्वर की कल्पना में कैसी है, उसके बाद वह रचनाकार या उसे बनाने वाले के मस्तिष्क में किस रूप में आती है, फिर वह अपनी उस कला के माध्यम से उसे किस रूप में बनाता है। यानी ईश्वर के विचार से वह वस्तु तीसरे स्तर पर आती है, यानी अनुकरण का अनुकरण है। ये बहुत बड़ी चीज़ है प्लेटो के काव्य सिद्धांत की। तो यानी ईश्वर के मस्तिष्क की वस्तु कवि या रचनाकार के मस्तिष्क में, और कवि या रचनाकार के मस्तिष्क से कलाओं के माध्यम से वो रूप आकार ग्रहण करती है। इसलिए प्लेटो ये कहता है कि
ये सारी वस्तुएं या कलाएं मस्तिष्क की उपज हैं और ये नकल हैं। इनका कोई ईश्वर के पवित्र विचार से कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार ईश्वर के विचार में व्याप्त वस्तु काव्य तक पहुँचने में तिहरी दूरी पर है। इसलिए मूल सत्य का नकल है, अनुकरण है। कोई भी वस्तु ईश्वर की सत्ता में जो उसका रूप है उसका अनुकरण या नकल है, इसलिए ये सत्य नहीं है। जो उनकी कल्पना के आदर्श नगर के नागरिकों के लिए उपयोगी नहीं है, यानी कोई भी मिथक, कल्पना, ये सारी चीज़ें मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं हो सकती, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो नकल है, अनुकरण है। प्लेटो ने कहा कि आदर्श राज्य से कवि का निष्कासन कर देना चाहिए। सबसे पहले ये समझिए कि प्लेटो ये चाहते हैं कि एक आदर्श राज्य बने, उसके नागरिक हों और वो भी अब आदर्शवाद से भरे हुए हों, और उन्हें गुमराह करने वाली कोई काव्य कलाएँ न रची जाएं जो कि नकल होती हैं। ठीक, इसलिए कवि नकल करता है, इसलिए उसका निष्कासन कर देना चाहिए। कहाँ से? आदर्श राज्य से, क्योंकि वह आदर्श समाज के नागरिकों को असत्य या नकली भाव परोसता है। आगे, वे आदर्श कविता का जन्म ईश्वरीय कृपा होने पर मानते हैं, या कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कविता या कलाओं को ईश्वरीय कृपा किसने माना है? तो प्लेटो ने माना हुआ है कि ईश्वरीय कृपा होती है तभी कोई कवि या रचनाकार किसी वस्तु का, किसी रचना का निर्माण करता है। कलाओं के ज्ञान रहित अनुकरण का वे विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी कला या काव्य अगर ज्ञान का जो ज्ञान रहित अनुकरण है अगर कोई करता है तो उसका विरोध करना चाहिए। विवेकहीन, अपरिपक्व, मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य का वे पूरी तरह निषेध करना चाहते हैं। यानी जिस साहित्य में विवेक न हो, अपरिपक्व हो, कोई अच्छी दृष्टि न हो, मन पर दुष्प्रभाव डालता हो, तो ऐसे साहित्य का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा प्लेटो कहते हैं। वे सद्विचारों से प्रेरित अनुकरण को महत्व देते हैं। अनुकरण को उन्होंने बुरा माना है, लेकिन अगर उस अनुकरण में कोई सद्विचार है, अच्छा विचार है, लोक कल्याण है, तो वे इसे महत्व देते हैं। और 3 बातों का ज्ञान आवश्यक बताते हैं। पहला कि अनुकरण का विषय सही हो, सत्य या शुभ प्रभाव है या नहीं ये देखा जाए, और उसे भली भांति ठीक से अभिव्यक्त किया गया है अथवा नहीं, क्योंकि अभिव्यक्त करते वक्त जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो भाव उलट पुलट हो जाते हैं, उनसे भी असत्य का प्रसार होता है। प्लेटो की जो महत्वपूर्ण रचनाएं थीं वो हैं इयोन, क्रातिलूस, फेद्रूस, रिपब्लिक और फिलेबूस, जिसमें रिपब्लिक बहुत फेमस है, इयोन भी बहुत फेमस है। आप इन सब रचनाओं के नाम 1-2 बार रिपीट करके याद कर सकते हैं। इयोन, क्रातिलूस, फेद्रूस, रिपब्लिक, फिलेबूस। आशा है आपको प्लेटो के काव्य सिद्धांत के बारे में जो जानकारियाँ बेसिक हैं, जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, वो प्राप्त हो गई होंगी, और आप इनका नोट्स बना लीजिए। एक बार आप इसे फिर रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। फिर हम आगे एक नए पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उसको लेकर के आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।